मां पूर्णागिरि मेला 2026 का भव्य शुभारंभ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मां का आशीर्वाद उत्तराखंड वासियों और समस्त श्रद्धालुओं पर सदैव बना रहे। उन्होंने उत्तराखंड की पवित्र भूमि को देवताओं का धाम बताते हुए कहा कि प्रदेश के कण कण में दिव्यता समाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले का आयोजन ऐसे समय में होता है जब मौसम सुहावना हो जाता है और प्रकृति स्वयं तीर्थ यात्रियों का स्वागत करती है। उन्होंने इस मेले को साल भर संचालित करने का संकल्प लेते हुए कहा कि पूर्णागिरि धाम को स्थायी संरचनाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य तय किया गया है। आगामी वर्षों में यह स्थान और भी भव्य व सुव्यवस्थित रूप लेगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से मिलता है और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इसलिए सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी काम किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि सभी स्थायी रूप से अधिक से अधिक सुविधाएं हों। यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो, पाठशाला पर निर्माण प्रदान कर दी गई। आने वाले समय में इस मार्ग पर कोई बनियान मार्ग द्वारा 12 महीने आवागमन सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार के समस्या है यहाँ पर उन सब का काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की अच्छा स्थान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का दर्शन भी करें। माँ के दर्शन के साथ साथ पूरा चंपावत जनपद जहाँ पर देवी स्थान है, हमारे स्थान मुख्यमंत्री क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की एक समस्या रही है, उसको लेकर कब तक दूर चलेगा? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन में उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं, संगीत और इतिहास की जीवंत झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की सहभागिता और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से प्रकृति, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन में नृत्य, गीत और बैंड की प्रस्तुतियां सभी का मन मोह रही हैं और अगले 2 दिन तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की लोक परंपराओं, लोकगीत व संगीत को करीब से जानने का अवसर भी मिलेगा। आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है क्योंकि आपके अंदर में एक अलग उत्साह है, एक अलग हर्ष है। आज सचमुच एक मेले का, एक उत्सव का, एक सेलिब्रेशन की फीलिंग हो रही है। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल, वसंत उत्सव का हमने शुरू कर दिया है। श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है और जो एक्साइटमेंट है उसको देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। सबसे सुंदर बात उत्तराखंड की है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल
को डिस्प्ले किया। देहरादून में विश्व संवाद केंद्र द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन नारायण मुनि भवन राजपुर रोड में किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और शहर के पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा माहौल रंगों और उमंग के से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत आपसी मिलन और होली की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ हुई। विश्व संवाद केंद्र तत्वाधान में आयोजित समारोह में संघ से जुड़े लोग और कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। होली मिलन समारोह में कवियों और शायरों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। हास्य व्यंग और रंगों से सराबोर रचनाओं ने भी सभी का दिल जीत लिया। होली हर वर्ष मनाई जाती है। सामाजिक समरसता के बड़ा त्योहार के रूप में मनाते हैं और भारत का बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है। विश्व संवाद केंद्र पत्रकारों के लिए, क्योंकि ये प्रचार विभाग का काम है, इसलिए होली का आयोजन हम करते हैं और सभी पत्रकारों को वो आए इस कार्यक्रम में शामिल हों, इसका आग्रह करते हैं। सामाजिक समरसता का एक बड़ा त्योहार है। भारत के जो त्योहार हैं वो त्योहार सभी कुछ न कुछ सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और वन विभाग की कार्यवाही से डरे हुए लोगों के बीच आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। उन्होंने बापू ग्राम में चल रहे धरना स्थल पर अपने सहयोगियों के साथ सरकार के खिलाफ धरना दिया और सरकार को क्षेत्र की इस बड़ी समस्या के लिए गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके द्वारा किए गए पत्र का जवाब तक नहीं दे रही है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। बापू ग्राम के लोगों को जो उजड़ने का डर सता रहा है, इस डर को दूर करने के लिए कांग्रेस हमेशा साथ देगी और उनकी आवाज सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी। बापू ग्राम के जो उन्हें यहाँ से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वन विभाग द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक कोशिश भी की गई है। हमने पत्र लिखा, लेकिन आज तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। और 9 मार्च से हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ, नियमों के अंतर्गत सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, हम जानते हैं, लेकिन इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये हमारा धर्म है, हम विपक्ष में है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसी के तहत हम यहाँ की आवाज बनेंगे। शक्ति फार्म क्षेत्र को विकास की एक और बड़ी सौगात मिली है। निर्मल नगर और राजनगर को सिडकुल फेज 2 से जोड़ने के लिए 11 करोड़ 44 लाख की लागत से बेगुन नदी में स्पान आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की है। शक्ति फार्म क्षेत्र में विकास कार्य को गति देते हुए सरकार ने एक और अहम परियोजना की घोषणा की है। निर्मल नगर और राजनगर से होते हुए सिडकुल फेज 2 को जोड़ने के लिए स्पान आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 11 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बनेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि का कहना है कि इस पुल के बनने से आवागमन काफी आसान हो जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंच भी तेज होगी। ये पुल क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे विकास और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी वो हमारे इस विधानसभा में जो काम किया है वो सराहनीय है और मेरे 54 वर्ष के मैंने जो देखा है, पिछली सरकार रही है और ये जो 5 साल और 5 साल विधायक 10 साल में जो काम किया है, बहुत अभूतपूर्व काम किया है इन्होंने और मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्री जी हमारे राजनगर में विकास के लिए एक आंचल फैक्ट्री लगा रहे थे, कुछ कारणवश नहीं लग पाए और फिर फेज 2 में यही आंचल फैक्ट्री हमारे नज़दीकी हैं और वहाँ शिफ्ट किया है और काम चल भी रहा है। और माननीय मंत्री जी सारे योजनाओं में सारे काम किए हैं, विकास कार्य काम किया है। मंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, हम सब क्षेत्रवासी से विनम्र निवेदन करते हैं कि भैया को सब लोग सपोर्ट करेंगे और भैया के लिए हम जो भी प्रयास हम अपने तरफ से व क्षेत्र के तरफ, गांव के तरफ से, देवनगर वासी की तरफ से हम
तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि भैया हमारे लिए कोई भी काम बाकी नहीं रखा है। और आज जो भी काम छोटा छोटा रास्ता नाली जो भी गांव का जुड़ते हैं हाईवे तक का निर्माण भैया ने करवा दिए हैं। और आज जो बाकी रहेगा भैया 2027 से पहले हमारा सारा काम पूर्ण। प्रदेश में जनगणना 2027 कार्य 25 अप्रैल से पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। ये कार्य 24 मई तक चलेगा। इस दौरान जनगणना से जुड़े कार्मिक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण करेंगे। ये कार्य 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच की अवधि में 1 माह के भीतर मकानों का सूचीकरण कराने की अपेक्षा की है। साथ ही इससे 15 दिन पहले स्वगणना का विकल्प भी दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। जनगणना के लिए जिलाधिकारी व नगर आयुक्तों को जनगणना अधिकारी बनाया गया है। जो जनगणना की समस्त कार्रवाई है उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं और उसी के क्रम में समय समय पर जो भी अनुपालन किए जाने हैं, जैसे कि तकनीकी इसमें सपोर्ट के लिए ऑफिसर्स रखे जाने हैं और जो नोडल ऑफिसर्स बनाए जाने थे वो समस्त कार्रवाई पूरी कर ली गई है। आज ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और जनगणना के लिए जो फर्स्ट जो सेंसस हाउसेस का काउंट लिया जाना है उसके लिए भी जो भी समस्त हमें आवश्यकता है मैन पावर की और उन सारे की उनका आकलन करते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है और समय समय पर जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में जो टीम है उसमें पूरी तरह से सभी नोडल ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया गया है और उनके द्वारा जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज रेज की गई थी उनका भी समाधान कर दिया।